वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 7 मोशन पढ़ेंगे। हम जैसा कि हमने आसपास लाइफ में देखते हैं, हमारे आसपास जो पक्षी होते हैं आकाश में उड़ते हैं, मछलियाँ होती हैं पानी में तैरती हैं, और हमारी नसों में ये खून बहता ही रहता है। हमारे आसपास अनेक प्रकार की कार जो होती हैं गति करते रहते हैं, व्हीकल गति करते रहते हैं। इसके अलावा हमारे आसपास बहुत सारे सूर्य, चंद्रमा, तारे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट, स्टार्स, ये सभी के सभी क्या है, गति करते ही रहते हैं। वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन विद चेंज विद द टाइम। हम किसी वस्तु को मोशन में तब कहेंगे जब वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन लगातार बदलती रहे। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड जब उड़ रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। इसी प्रकार फिश है, जब पानी में तैरती है तो उसकी पोजीशन भी पानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बदलती रहती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि बर्ड्स जब उड़ रहे हैं और मछलियां जब पानी में तैर रही हैं तो वह मोशन में है। हाउएवर देयर आर सिचुएशंस वेयर द मोशन इज इन्फेर्ड थ्रू द इनडायरेक्ट एविडेंस। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हमारे पास आ जाती हैं जहाँ हम मोशन यानी गति को हम पहचानते हैं इनडायरेक्ट एविडेंस। इनडायरेक्ट तरीके से पहचान सकते हैं, डायरेक्ट हमें उसका जानकारी नहीं मिलती। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर ऑब्जर्विंग द मूवमेंट्स ऑफ डस्ट एंड मूवमेंट ऑफ द लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ द ट्री। हमारे आसपास एयर होती है, हमें जो दिखती नहीं है लेकिन हम इसको महसूस कर सकते हैं। इन्फर मतलब होता है महसूस करना बाय द इनडायरेक्ट मेथड। हम कैसे एयर को महसूस करेंगे? जब एयर गति कर रही होती है, एयर मोशन में होती है, हमारे आसपास जब हवा तेज़ गति चलती है तो डस्ट उड़ती है, उसकी मूवमेंट शुरू हो जाती है। पत्तियां होती हैं वो हिलना शुरू हो जाती हैं। इवन पेड़ की जो टहनियाँ होती है वो भी हिलना शुरू हो जाती है। ये सब इनडायरेक्ट एविडेंस है जो हमें बताती है कि एयर मोशन में आ चुकी है और एयर मोशन कर रही है। अब ये प्रश्न उठता है, व्हाट कॉजेज द फिनोमेनन ऑफ सनराइज सनसेट चेंजिंग द सीजन? इज इट ड्यू टू मोशन ऑफ द अर्थ? अब किस वजह से सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, इन मौसम बदलते हैं, ऐसा क्यों होता है? वास्तव में ये दिस इज आल्सो इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ द मोशन। इनडायरेक्ट तरीके हम पहचान सकते हैं जो धरती है हमारे आसपास गति कैसे कर रही है। धरती अपने आसपास घूम रही है लेकिन हम इसको पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी धरती पर ही हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे? जो अर्थ है हमारी मोशन में है, सनराइज होता है, सनसेट होता है, जब सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त होता है, तो एक तरीका है पहचानने का कि जो है अर्थ गति कर रही है। दूसरा, हमारे आसपास क्या हो रहा है, ऋतुएं बदलती रह रही हैं। वास्तव में अर्थ के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर जो अर्थ होती है वास्तव में क्या करती है, इस प्रकार से जो घूम रही है अपने एक्सिस के चारों ओर घूम भी रही है और साथ साथ गति भी करती जा रही है। तो दोनों मोशंस करते जा रहे हैं। तो हम ये पहचान सकते हैं कि जो है अर्थ है वो अर्थ की मोशन की वजह से ही सूर्य उदय होता है, सूर्यास्त होता है और हमारे आसपास जो ऋतुएं बनती हैं। इफ इट इज ट्रू, वाई डोंट डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ अर्थ? प्रश्न फिर वही उठता है, अगर ऐसा सत्य है तो हम क्यों नहीं पहचान सकते कि हम हमारी अर्थ, जब हम अर्थ पे बैठे अर्थ की मोशन को क्यों नहीं पहचान सकते? अब यहाँ प्रश्न उठता है, क्यों नहीं पहचान सकते? क्योंकि ऑलरेडी अर्थ पर ही हैं। इस प्रश्न का उत्तर हम नीचे दिए गए उदाहरण के द्वारा बताएंगे। एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर ए पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्टेशनरी हो सकता है या मूविंग हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू ए समवन पर्सन, दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू। देखिए, आप जो बस जा रही है, यहाँ पर एक जो है गाड़ी जा रही है, बस जा रही है और इसके आसपास क्या है, पेड़ हैं। जो व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं उनको जब ये गाड़ी मूव कर रही है, जो गाड़ी कर रही है, तो उसको क्या लगेगा, पेड़ पीछे की ओर जा रहे हैं।
पेड़ पीछे की ओर जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो बाहर खड़ा है, सड़क पे ऑन दी रोड है, उसके लिए क्या है, जो पेड़ है वो क्या है, स्टेशनरी पोजीशन पे है, रेस्ट पर है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा। सो टर्म रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टू विद द पॉइंट रेफरेंस पॉइंट, कि रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करती है। कोई भी जो है ये टर्म्स होती हैं रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करती है कि ये मोशन में है या रेस्ट में है। तो दीज आर रेस्ट एंड मोशन टर्म्स आर द रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स मतलब दे डिपेंड अपॉन ए रेफरेंस पॉइंट। ए पर्सन इंक्लूडिंग, ये मैंने भी समझाया, पर्सन इंक्लूडिंग ऑन द रोड साइड परसीव द बस अलॉन्ग विद द पैसेंजर एज मूविंग। जैसे कि मैंने बताया था कि बस में जो व्यक्ति बैठे हैं और बस चल रही है उनके लिए जो ट्री क्या है, मूव कर रहे हैं, बट कि जब कि जो लोग रोड पर बैठे हैं उनके लिए पेड़ गति नहीं कर रहा। सो द टर्म्स आर रेस्ट एंड मोशन, दे डिपेंड अपॉन द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट पर ही डिपेंड करते हैं। दिस कॉल द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, इसी पर ही किसी भी ऑब्जेक्ट की कंडीशन, वेदर इट इज़ इन रेस्ट, वेदर इट इज इन मोशन, डिपेंड्स अपॉन। मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स। और हमने पहचान लिया कि रेस्ट क्या होता है, रेस्ट कंडीशन क्या होती है और मोशन कंडीशन क्या होती है, और किस पर डिपेंड करती है, रेफरेंस पॉइंट पर। सो वी कैन कंक्लूड दैट मोशन एंड रेस्ट आर द relative terms. They are relative terms. They are relative terms because they depend upon the reference point. Because they depend upon the reference point. So they are the relative terms. Most motions are complex. Some object may be in straight line. हमारे यहाँ जो मोशंस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के मोशन होते हैं। कुछ मोशंस होते हैं जो स्ट्रेट लाइन में होते हैं। अदर मोशन में भी टेक सर्कुलर पाथ। कुछ मोशन क्या होते हैं, सर्कुलर पाथ में हो सकते हैं। सम में रोटेट एंड ए फ्यू अदर में भी वाइब्रेट। अब कुछ मोशंस होते हैं जैसे कि लाइट है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो ये स्ट्रेट लाइन में मोशन। तो स्ट्रेट लाइट मोशन क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड द straight line motion. That is called the straight line motion. Some object moves in a straight line. The other moves in a circular path. They move in a circular path. Circular path मतलब कि बिल्कुल एक राउंड में घूमते रहते हैं। ये देखिए, other moves in a circular path. They are called the circular motion. एंड सम ऑब्जेक्ट्स में भी वाइब्रेट, जो अपने आप वाइब्रेट करते रहते हैं, जैसे कि पेंडुलम ऑफ वॉच। क्लॉक होता है, क्लॉक का जो होता है वाइब्रेट करता है, आगे पीछे मूवमेंट करता रहता है। सो दे आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, स्ट्रेट मोशन, सर्कुलर मोशन एंड वाइब्रेट मोशंस। In this chapter, we shall first learn to describe the motion of object along a straight line. इस चैप्टर में जो हम क्या करेंगे, स्पेशली करेंगे मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, वह मोशन जो स्ट्रेट लाइन में होती है। वी शैल आल्सो लर्न टू एक्सप्रेस द सच मोशंस थ्रू सिंपल इक्वेशन एंड ग्राफ्स। इस मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसकी इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और ग्राफ में कैसे चलती है इस मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेटर वी शैल डिस्कस वी द डिस्क्राइबिंग द सर्कुलर मोशन। उसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे कि सर्कुलर मोशन किस प्रकार से काम करता है। डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ क्लासरूम एट रेस्ट और ये मोशन। क्या आप बता सकते हो आपकी जो दीवार है, कक्षा की दीवार है, वो क्या रेस्ट पे है या मोशन से है? देखिए, मैंने बताया था रिलेटिव टर्म्स हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे, हाउ एवर एक्सप्रेस डैट द ट्रेन इन विच यू आर सीटिंग अपीयर्स टू मूव वाइल इट रेस्ट। जब एक ट्रेन में बैठे हो
हमें जो है पेड़ पौधे, खंबे वो गति करते हुए दिखाई देते हैं जबकि वो रेस्ट में होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आप बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? देखिए, वॉल्स ऑफ ए क्लासरूम, हमारी जो कक्षा की कमरे की दीवारें हैं वो है मोशन में है कि रेस्ट में, वो आपने पहचाना है। वाद दे आर, वास्तव में क्या है, दिस आर इन द रेस्ट, ये विद रेफरेंस टू रेस्ट। अगर रेफरेंस पॉइंट हमारा है तो वो रेस्ट में है, अगर रेफरेंस पॉइंट किसी सैटेलाइट का है जो धरती से बाहर है तब वो मोशन में होगा। तो ये दोनों टर्म्स है वास्तव में डिपेंड करती है कि विद रेफरेंस पॉइंट। अकॉर्डिंग टू अस दीज आर इन ए रेस्ट। तो नॉर्मली वी कैन से दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट, इट इज फॉर्म ऑफ द रेस्ट। अब हमारे पास एग्जाम्पल बताया था मैंने कि अपने ट्रेन में बैठे हैं, तो अगर हम ट्रेन में अंदर बैठे हैं, ट्रेन के सीट पे बैठे हैं, दो व्यक्ति बैठे हैं, उसके रेफरेंस पॉइंट के अनुसार हम किस में हैं, रेस्ट में हैं। उसके अनुसार ट्रेन के अंदर जो है हम बैठे हैं, सीट पे बैठे हैं बराबर व्यक्ति, तो वो व्यक्ति एक दूसरे के रेफरेंस पॉइंट पे वो रेस्ट पे है। लेकिन अगर वो एक व्यक्ति जो बाहर बैठा है इनको देख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग दे आर इन ए मोशन, तो मोशन पे है। तो ये एक्टिविटीज़ बताती हैं कि चाहे कंडीशन रेस्ट की है चाहे मोशन है, एक्चुअली दे डिपेंड अपॉन द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट पर ही डिपेंड करता है कि कोई भी स्थिति है जो मोशन में है या उस पर है ये कि रेस्ट में है। We describe the location on object by specifying the reference point। जो एक रेफरेंस पॉइंट होता है उसे हम स्पेसिफिक पॉइंट कर। लेट्स अंडरस्टैंड एग्जाम्पल। लेट्स, इसको एक उदाहरण के बाद समझते हैं। लेट्स एज्यूम डैट स्कूल इन ए विलेज, एक गांव में जो स्कूल है वो 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। कहाँ से? रेलवे स्टेशन से। तो रेलवे स्टेशन यहाँ पर क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट। तो रेलवे स्टेशन यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गया रेफरेंस पॉइंट। और जो स्कूल हो गया वो लोकेशन हो गया। स्कूल की लोकेशन कहाँ पर रह रहा है? रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ पे। वी हैव टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द स्कूल विद रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। इन दिस एग्जाम्पल द रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट। जैसे मैंने बताया था रेलवे स्टेशन क्या है? इट इज़ ए रेफरेंस पॉइंट। वी कुड हैव आल्सो चूज द रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंस। हम जो रेफरेंस पॉइंट अपनी सुविधा के अनुसार, कन्वेंस मतलब सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। Therefore, to describe the position on an object, need to specify the reference point। इस प्रकार से हम कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो किसके अकॉर्डिंग होती है? रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही होता है, जिसे हम ओरिजिन पॉइंट भी कहते हैं। अब हम मोशन करते हैं। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कि मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में कैसा होता है? देखिए, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। नेम द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन, सो इट्स आंसर विल बी इट इज द स्ट्रेट लाइन मोशन। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस ऑब्जेक्ट बाय एन एग्जाम्पल। कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, इस लाइन के अनुसार स्ट्रेट कर रहा है, ओ से सी, बी एंड ए पॉइंट्स पे के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इस जनरली फ्रॉम द ओ पॉइंट। जो ऑब्जेक्ट है अपना पॉइंट स्टार्ट करता है, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट इसका ही है, इट इज कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से जर्नी स्टार्ट करी है, इट इज डिफाइंड एज रेफरेंस पॉइंट। तो इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं। लेट्स ए बी सी प्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट। ए बी एंड सी, ए बी और सी बताते हैं ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं। ए पोजीशन, बी पोजीशन और सी पोजीशन के बारे में बताते हैं। जब वो मोशन कर रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स सी थ्रू द सी एंड बी एंड रीच द ए। ऑब्जेक्ट चला, वो पॉइंट सी से
गुजरा, फिर उसके बाद बी से गुजरा, उसके बाद वो क्या होता है, ए पर फाइनल पहुंच जाता है। देन इट मूव्स अलोंग द सेम पाथ एंड रीच थ्रू द सी एंड बी। ये पाथ ए पे पहुंच जाता है लेकिन थ्रू द पॉइंट सी एंड बी के द्वारा पहुंच जाता है। सो इसने देखिए डिस्टेंस टोटल कितना किया कवर, इसका दो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट यानी इनिशियल कंडीशन, इनिशियल पोजीशन, और ये कैसे होगी इसकी फाइनल पोजीशन। फाइनली यहाँ पर ये किया इसने, कितना डिस्टेंस टोटल कवर किया देखेंगे आप, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। द टोटल पाथ कवर बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओ ए। ऑब्जेक्ट इज ओ ए जमा ओ सी। ओ ए, ओ कितना हो गया 60, उसके बाद मान लो ये मूव कर गया बैक, उसके बाद यहाँ तक गया, उसके बाद यहाँ पे पहुँच गया। सो कितना डिस्टेंस हो गया इसका, 60 प्लस 35, 60 प्लस 30, ओ ए एंड ओ ए सी पॉइंट तक, सॉरी यहाँ तक आएगा। तो डिस्टेंस कितना हो गया 60 सारा हो गया, ओ ए एंड ए सी का, ए और सी का 35, टोटल डिस्टेंस हो गया 95 किलोमीटर। दिस इज डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नोट द डायरेक्शन। हमें जो डिस्टेंस निकालना पड़ता है उसके लिए केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ही जाननी पड़ती है, डायरेक्शन का मतलब नहीं है वो कैसे आया। There are certain quantities which are described by specifying only their numerical value। इसमें कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो हमें सिर्फ क्या होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताना होना चाहिए। जैसे हमारा एग्जांपल है वेट। हम कहते हैं किसी व्यक्ति का वेट है, मान लीजिए उसका वेट कितना है 70 किलो है, तो इसमें क्या बता रहा है कि वस्तु का वेट 70 किलो है। ये नहीं बताया कि चाहे कमरे के इस कोने में माप लो, चाहे इस कोने माप लो, चाहे इस कोने माप लो, चाहे इस कोने माप लो, चाहे बाहर माप लो। तो इसने डायरेक्शन नहीं बताया कि कहाँ पर मापा गया है, सिर्फ इसने बताया है कि इसका जो वेट है 70 kg है। तो यहाँ पर केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड दिया गया है, मैग्नीट्यूड दिया गया है। द क्वांटिटी विच नीड ओनली द मैग्नीट्यूड, दिस इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। From this example you can find out distance final position C is object is the initial position of O. The difference will give you the numeric value. अब हमने क्या मापा इसमें, स्पेशली क्या मापा, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द सिंपलेस्ट पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ जो कवर किया है। मैंने पहले यहाँ से गया तो इसने क्या मापा 60, उसके बाद ये डिस्टेंस कवर किया इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कितना हो गया 35, तो कितना हो गया 95 किलोमीटर। इट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। दूसरी हम इसमें टर्म कंडीशन करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की समझते हैं, हम बात करते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से स्टार्ट करा, उसके बाद वो ए तक गया, ए के बाद जैसे उसने किया वो मूव कर गया, बैक आ गया, और उसके बाद कितना वो आ गया सी पॉइंट पर आ गया। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अभी देखिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या था इसका 0 और फाइनल पोजीशन कितनी है 25 किलोमीटर। तो इन दोनों के बीच में व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कितनी थी अपने 25 किलोमीटर और इनिशियल कितना था 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 25 किलोमीटर विद डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम O टू C थ्रू A। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको हम ये कह सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस measured from initial to the final position on object is known as the displacement।
तो ये देखिए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या डिस्प्लेसमेंट का ऑब्जेक्ट होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस के बराबर हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए हम जानेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। फॉर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है ओ से ए, द डिस्टेंस कवर कितना किया इसने? 60 किलोमीटर किया है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो 60 किलोमीटर। इस केस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी 60 किलोमीटर है। क्यों? क्योंकि इनिशियल कंडीशन 0 है, इनिशियल जो पोजीशन है 0, फाइनल पोजीशन कितनी? 60। तो 60 माइनस 0 इजकल टू 60। डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है, हमेशा नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या है, जो है फाइनल कंडीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। दिस विल बी शो द फार्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ड्यूरिंग इट्स मोशन, जैसे ही ओ से ए जाता है, मान लीजिए इसने ओ से ए गया तो कितना हो गया? 60 किलोमीटर। इस केस में जो है डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस विल इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। यानी जब ऑब्जेक्ट सीधा ही चलता है और कहीं वापस नहीं आता। ड्यूरिंग द मोशन इट फ्रॉम ओ टू ए, इट बैक टू द बी पॉइंट रेफरेंस। जैसे ही मान लीजिए सेकंड कंडीशन में है, कोई ऑब्जेक्ट है ओ से चलता है, बी ओ से लेकर ए तक जाता है, उसके बाद जाने के बाद सीधा ये बी तक पहुंच जाता है। इस केस में डिस्टेंस कवर कितना होगा? 25। 60 प्लस 25 बिल्कुल 85 किलोमीटर हो जाएगा। वाल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 35 किलोमीटर। इसमें जो है मैग्नीट्यूड कितना होगा डिस्प्लेसमेंट का? 35, क्योंकि फाइनल कंडीशन कितनी है? 35 किलोमीटर। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। कभी भी डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आपने हमेशा ही फार्मूला लगाना है, फाइनल पोजीशन कितनी है उसके माइनस कर देंगे इनिशियल पोजीशन से, तो उससे हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। फर्दर वी विल नोट दैट मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट फॉर कॉज ऑफ मोशन में बी 0। डिस्प्लेसमेंट का जो है डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, बट corresponding डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट 0। जब वो डिस्टेंस जो होगा उसके द्वारा मापा का डिस्टेंस 0 नहीं होगा। कैसे जानिए, देखिए मान लीजिए यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, मूव करता है, 60 किलोमीटर जाता है, उसके बाद सीधा ही वो ऊपर आ जाता है, 60 किलोमीटर हो जाता है, 60 किलोमीटर हो जाता है। तो बताइए इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? फाइनल पोजीशन कितनी है? 60। फाइनल जो पोजीशन है, जैसे 60 से आप यहाँ पे पहुँचा, स्टार्टिंग में चला और यहाँ पर पहुँचा, तो फाइनल पोजीशन कितनी होगी? 0। इनिशियल कितनी थी? 0। 0 माइनस 0। सो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। क्या डिस्टेंस भी 0 होगा? नहीं, डिस्टेंस 0 नहीं होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक किया, 60 कवर किया, फिर वो वापस आया 60, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 60 प्लस 60 इक्वल टू 120 किलोमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट डिस्टेंस इज नेवर 0। दस डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज हमने क्या इसके बारे में पढ़ा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा। दे आर यूज टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लोकेट द फाइनल पोजीशन रेफरेंस टू इनिशियल पोजीशन इन ए गिवन टाइम। इसके बारे में जानकारी पहचान सकते हैं कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के रेफरेंस के आधार पर ही हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। टेक ए मीटर स्केल, एक एक्टिविटी करते हैं। देखिए, एक मीटर स्केल लीजिए, एक लंबी रस्सी लीजिए, वॉक फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द बास्केटबॉल टू अपीयर कॉर्नर अलॉन्ग विड्स साइड्स। इसके साइड्स मापिए। मीजर डिस्टेंस कवर बाय एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट।
व्हाट डिफरेंस यू नोटिस बिटवीन दिस टू केस। आप कोई लंबी रस्सी या कोई बड़ा फीता लीजिए, एक बास्केटबॉल का मैदान है, आप यहाँ से चलना शुरू कीजिए। जैसे यहाँ पर चले, फिर यहाँ पर पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे, उसके बाद यहाँ पर पहुँच गए, तो क्या यहाँ पर जब पहुँच के मुड़कर तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मान लीजिए ये 3 किलोमीटर है साइड, ये 3 किलोमीटर है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। ए बी एंड सी एंड डी, ए से बी में गए 3, बी से सी में गए 3, फिर 3, फिर 3, वापस मुड़कर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। बट डिस्टेंस कितना होगा, 3 + 3 + 3 + 3 = 12 किलोमीटर होगा। इस प्रकार से हम अच्छी तरह जान गए हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में क्या फ़र्क है। डिस्प्लेसमेंट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी which need only the magnitude, so and displacement is a vector quantity। अब आपको समझ आ गया होगा। स्केलर क्वांटिटी which has only the magnitude not the direction, example the weight and the distance। other side the vector is a quantity which has the magnitude as well as the direction, for example it is a displacement and the velocity। आपने ऑटोमोबाइल्स यानी घरेलू मोटरसाइकिलों में, कारों में देखा होगा, वहाँ पर एक गोल सा मीटर होता है, गोल सा एक मीटर होता है जिसके नीचे एक मार्क नंबर्स बने होते हैं और आगे एक सुई होती है जो स्पीड बताती है। जो डिस्टेंस बताता है कि आपकी कार या मोटरसाइकिल कितना चला है, ये वाला पॉइंट इसे कहते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर, दिस इज कॉल्ड द ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या सिंपली बताता है कि डिस्टेंस कितना कवर किया है, कि किसी बाइक ने या डिस्टेंस कितना कवर किया है। दिस इज कॉल्ड द ओडोमीटर। ओडोमीटर, यस। ए कार इज़ ड्राइव फ्रॉम भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली, कोई कार है जो भुवनेश्वर से नई दिल्ली जाती है। द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल रीडिंग एंड इनिशियल रीडिंग इज़ द 1 इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग एंड इनिशियल रीडिंग में डिस्टेंस कितना था, 1850 किलोमीटर। सो दिस ओडोमीटर गिव अस द डिस्टेंस। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ भुवनेश्वर एंड द न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली और उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे पहचानेंगे, विद द हेल्प ऑफ मैप ऑफ इंडिया। मैप ऑफ इंडिया के द्वारा ही हम इसको एक्टिविटीज़ को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कंसीडर ए ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। ये ट्रेवल्स 5 किलोमीटर इन फर्स्ट सेकेंड। ये 5 किलोमीटर जो है, इट कवर 5 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड। देख लीजिए कोई है, ये टाइम दे रखा है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4 एंड 5 सेकेंड। ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। मान लीजिए ये पहले सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर किया है, 5 मीटर, यानी 0 से लेकर 1 सेकंड में डिस्टेंस कितना किया है, 5 मीटर। नेक्स्ट सेकंड में भी मान लो 5 करता है, और थर्ड में भी करता है 5, फोर्थ में 5 करता है। ये इट मीन्स इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन गिवन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिए गए समान समय अंतराल में, इक्वल इंटरवल टाइम में, व्हेन ए ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट होता है, covers equal distance in a equal interval time, this called the uniform motion। as an object covers equal distance, इस कंडीशन में क्या है, जो ऑब्जेक्ट है इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, किस में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका भी देखो 1 सेकेंड है, इसमें ड्यूरेशन 1 सेकेंड है, इसमें 1 सेकेंड है, इसमें 1 सेकेंड है। सो इट्स सेड टू बी ए यूनिफॉर्म मोशन। इट्स सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। The time interval in this motion should be small।
इस प्रकार के जो मोशन में टाइम शुड बी वेरी शुड स्मॉल, टाइम इंटरवल है बहुत स्मॉल है। हमारे इन अवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मोशन वेयर ऑब्जेक्ट्स आर कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। हमारे आसपास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जब ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लीजिए कोई आपकी कार जा रही है, जैसे आप घर से निकले रास्ता साफ था तो तेज़ी से गति कर रही थी, लेकिन जैसे ही भीड़ आई तो आपको ब्रेक मारना पड़ गया। वहाँ पर उस पॉइंट वहाँ पर आपकी क्या हो गई, गाड़ी स्लो हो गई। उसके बाद फिर मान लीजिए रास्ता साफ आता है, फिर वो गाड़ी तेज़ी चल पड़ती है। तो ये क्या होती है, कार इस प्रकार से कार ने क्या कवर्स द अनइक्वल डिस्टेंस, पहले में ज़्यादा डिस्टेंस किया, दूसरे इंटरवल में क्या कम किया, तीसरे में फिर ज़्यादा कर लिया। सो दिस प्रकार ऑफ मोशन विल बी नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मान लीजिए हमें एक डाटा दे रखा है, दो ऑब्जेक्ट हैं ए एंड बी, एक टेबल में दे रखे हैं कि बता रखे कैसे कर रहे हैं। आइए हम इनको ध्यान से देखते हैं और बताएं कि इनकी जो मोशन है कैसी है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, हम कैसे पहचानेंगे, आइए डिस्कस करते हैं। टेबल 7.1 दे रखा है, ये टाइम दे रखा है, ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस किया है वो दे रखा है, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी दे रखा है। देखिए समय ड्यूरेशन देखिए, टाइम 9:30 से लेकर स्टार्ट 10 मिनट में 9:30 स्टार्ट किया इन्होंने, तो ड्यूरेशन बीच में अंतर कितना हो गया 15 मिनट का। तो ए ऑब्जेक्ट ने कवर किया डिस्टेंस 10 और बी ने कितना किया 12, और 9:45 के बीच में जो डिफरेंस है 10 बजे के बीच के डिफरेंस कितना है 15 मिनट का, यानी इनमें जो डिफरेंस है 15-15 मिनट का डिफरेंस है। सो दिस इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब ए के डिस्कस करते हैं। ए ने 10 किया था 9:45 पे, 20 ने 9:45 बी ने डिस्टेंस कवर किया 20 और इसने डिस्टेंस किया 19, और 10 बजे ऑब्जेक्ट ए ने कवर किया 30 मीटर और डिस्टेंस कितने किया 23। तो अलग अलग डिस्टेंस दे रखा है, डाटा दे रखा है। आइए हम डिस्कस करते हैं पहले ए का मोशन। टाइम इंटरवल कितना है 15 मिनट का है, जो इक्वल है दोनों के लिए। इट डिस्टेंस देखिए अपने 10 का कवर किया इसने, फिर 10 यानी इट कवर्स 10 मीटर इन ए 15 मिनट। तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी कैसी होगी इसकी मोशन ऑब्जेक्ट, इट विल बी यूनिफॉर्म, इट विल बी यूनिफॉर्म मोशन किसकी, ऑब्जेक्ट ए की। अब ऑब्जेक्ट बी को देखते हैं। ऑब्जेक्ट बी ने क्या करा, पहले 15 मिनट में 12 किलोमीटर डिस्टेंस किया, फिर अगले 15 मिनट में 19 मीटर, फिर अगले 15 मिनट में कितना किया इसने देखिए 23। तो इसने अलग अलग डिस्टेंस किया। इट कवर्स अनइक्वल इंटरवल, इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस। ओके, ध्यान दीजिए, इसका डिस्टेंस कैसा है अनइक्वल, इसका तो है इक्वल और इसका है अनइक्वल। तो ये क्लियर हो गया। द ऑब्जेक्ट विच ट्रेवल्स द इक्वल डिस्टेंस इन ए इक्वल इंटरवल टाइम विल बी यूनिफॉर्म मोशन, इट विल बी यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। और द ऑब्जेक्ट बी इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन ए इक्वल इंटरवल टाइम, सो इट्स ऑब्जेक्शन विल बी नॉन यूनिफॉर्म। कैसी होगी इसकी बी की, जो कैसी होगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म। सो अब हम पहचान सकते हैं आराम से किसी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है कैसी है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। बहुत इजी है, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस वी कैन डिटेक्ट इजिली द टाइप ऑफ मोशन गिवन बाय एन ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन। मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। अब हम मोशन है, मोशन को रेट कैसे मापेंगे। मोशन को मापने का तरीका यही है कि दिए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कोई भी व्यक्ति या ऑब्जेक्ट कितना मूव करता है, इस प्रकार से हम जो है रेट ऑफ मोशन निकाल सकते हैं।
लेट्स सिचुएशन गिव इन 7.2 बॉलिंग स्पीड ऑफ, इफ द बॉलिंग स्पीड, देखिए लुक एट द सिचुएशन गिवन इन ए फिगर 7.2। 7.2 में फिगर दे रखा है, इसमें एक कंडीशन बता रखी है इसने। इफ़ द बॉलिंग स्पीड, किसी चीज़ की फेंकने स्पीड कितनी है 143 किलोमीटर पर हॉर, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रॉम स्टेट बोर्ड 7.2 बी पे। तो इसकी मोशन कैसी है, फास्ट है, इसकी मोशन कैसी है, फास्ट है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर डिस्टेंस, कोई भी जो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं वे टेक डिफरेंट टाइम, उनका जो टाइमिंग होता है कवर करने का टाइम होता है अलग अलग हो सकता है। सम ऑफ देम मूव फास्ट, कुछ उसमें फास्ट हो सकते हैं और कुछ बहुत ही स्लो धीरे धीरे चलते रहते हैं। तो सभी ऑब्जेक्ट एक समान गति से जो है चलते नहीं हैं, मोशन नहीं करते। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव विल बी डिफरेंट, इनका जो रेट ऑफ मोशन होता है डिफरेंट होता है। आल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम रेट, कभी कभी क्या ऐसा होता है कुछ मोशंस होते हैं वो सेम डिस्टेंस पे कवर करते हैं एट द सेम टाइम, उसमें क्या होता है मोशन, रेट ऑफ मोशन क्या होता है, इक्वल होता है। अब इनको मापने का तरीका क्या है, वन ऑफ वे ऑफ द मेजरिंग अ मोशन ऑन ऑब्जेक्ट इज फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम। इसको मानने का तरीका क्या है कि हमारे को एक टाइम दे दिया गया, यूनिट टाइम दे दिया गया, यूनिट टाइम के अंदर किस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस मापा। मान लीजिए ए का डिस्टेंस इतना था और बी का डिस्टेंस कितना था, फास्ट था। तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो चल रहा है। इस कंडीशन में कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है, ऑब्जेक्ट बी फास्ट चल रहा है और ऑब्जेक्ट जो है ए वो स्लो चल रहा है। दिस क्वांटिटी इज रेफर्ड एज स्पीड, इस प्रकार से जो क्वांटिटी निकल के आती है उसे हम स्पीड कहते हैं। स्पीड का लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं, हर जगह स्पीड का ही होता है। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, स्पीड की जो यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड है। नॉर्मली हम क्या घरों में सामान्य लाइफ में हम क्या करते हैं किलोमीटर पर हॉर को मापते हैं, बट क्वेश्चन क्या है जो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इट इज़ द मीटर पर सेकेंड। दिस इज रेफरेंस बाय द सिंबल मीटर पर सेकेंड और m/s। द अदर यूनिट्स ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो छोटी इकाई है वो है सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड किलोमीटर पर हॉर आल्सो इट्स यूनिट। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, केवल इट्स मैग्नीट्यूड, नोट द डायरेक्शन। तो स्पीड कैसी है, स्पीड इज ए वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इट हैज़ ओनली द मैग्नीट्यूड, नोट द डायरेक्शन। सो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। एक साफ लिख रखा है, इन मोस्ट ऑफ केस ऑब्जेक्ट विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो है अधिकतर जो वस्तु होती है उनका जो मोशन होता है नॉन यूनिफॉर्म होता है। देयरफॉर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन सच ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ देयर एवरेज स्पीड। अलग अलग होता है मोशन तो इनकी क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड के द्वारा ही निकाला जाता है। एवरेज स्पीड ऑन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड, किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज जो है स्पीड निकालनी है उसके लिए फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टोटल टाइम टेकन। इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए, इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल ए डिस्टेंस, मान लीजिए डिस्टेंस को s और टाइम पीरियड क्या है t, तब जो क्वांटिटी कहलाएगी स्पीड, स्पीड इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेट्स अंडरस्टैंड बाय दिस एन एग्जाम्पल, कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 hours, इट्स एवरेज स्पीड इज 50 किलोमीटर पर हॉर। कोई कार है जो 2 घंटे में कवर करती है कितना, 100 किलोमीटर डिस्टेंस, तो इसका टाइम स्पीड कितनी आ गई 50 किलोमीटर। कैसे आई, 100 को डिवाइड कर दिया टाइम ड्यूरेशन से 2 से, तो 50 किलोमीटर पर हॉर आ गया, किलोमीटर पर हॉर। समटाइम्स इट माइट बी ट्रेवल फास्टर, समटाइम इट
ट्रेवल स्लो। कारें जो होती हैं कभी कभी बहुत तेज चल भी सकती, कम भी चल सकती हैं, तो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कैसे गति कर रहा है। आइए एक एग्जांपल देखिए कैसे करते हैं। एंड ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 किलोमीटर इन 4 सेकेंड। कोई ऑब्जेक्ट है वो 16 किलोमीटर करता है 4 सेकेंड में। तो यहाँ पर टाइम कितना हो गया 4 सेकेंड, और डिस्टेंस कितना हो गया 16 मीटर। देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स। और दूसरी ड्यूरेशन टाइम में क्या करता है 60 मीटर जो डिस्टेंस कवर करता है कितने 2 सेकेंड में। व्हाट्स इट्स एवरेज स्पीड। इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या था टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना किया, पहली बार में 16 किया, दूसरी बार में 16, तो टोटल कितना हो गया 32 मीटर। टाइम कितना था, पहले में 4 सेकेंड था, सेकेंड में 2 सेकेंड, टोटल टाइम कितना हो गया 6 सेकेंड। सो एवरेज फार्मूला, एवरेज स्पीड निकाले फार्मूला क्या है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 32 मीटर, और टाइम कितना हो गया 6, डिवाइड करने पर कितना आएगा 5.3 मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 5.33 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक अपना है स्टूडेंट्स में स्पीड्स विद द डायरेक्शन। स्पीड, जब स्पीड डायरेक्शन के साथ चले तो क्या होता है और क्या कहलाती है, आइए डिस्कस करते हैं। अभी हमने पढ़ा रेट ऑफ मोशन ऑन ऑब्जेक्ट कैन बी कंप्रेसिव बट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ मोशन अलॉन्ग विद स्पीड। किसी भी वस्तु के जो ऑब्जेक्ट है हम जो है पहचान सकते हैं भी गति कर रही है, लेकिन किस दिशा में गति कर रही है, जब इसकी दिशा बता देंगे तो क्या कहलाएगी ये क्वांटिटी। आइए डिस्कस करते हैं। द क्वांटिटी डेट स्पेसिफाई बोथ एस्पेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ऐसी क्वांटिटी जो बोथ करती है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट कौन कौन से हैं, नंबर 1 द जो है मैग्नीट्यूड, एंड दूसरा एस्पेक्ट इसने क्या कर दिया डायरेक्शन। जब स्पीड में डायरेक्शन आ जाए तो वो वेलोसिटी बन जाती है टर्म। व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। जब स्पीड एक डायरेक्शन में हो जाती है तब वो वेलोसिटी कहलाती है। तभी देखिए इसके अंदर क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है दो। सो वेलोसिटी टर्म इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। वेलोसिटी किसी भी चीज़ की वेलोसिटी यूनिफॉर्म भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑब्जेक्ट स्पीड। वेलोसिटी डिपेंड करती है किस पर, ऑब्जेक्ट की स्पीड पर। हम स्पीड को कम ज़्यादा करेंगे तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली अपने आप ही कम या ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है कि डायरेक्शन को बदल देंगे तो स्पीड का जो है मैग्नीट्यूड उल्टा भी हो सकता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जब कोई ऑब्जेक्ट है कैसे मूव कर रहा है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट ए वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड मतलब कभी स्पीड कम हो रही है तो कभी ज़्यादा हो रही है। वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। जो इसकी वेलोसिटी को हम कैसे कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ द एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। जैसे हमने पहले स्पीड की निकाली थी एवरेज स्पीड, ऐसे ही निकालें इसकी। इट कैलकुलेट इन द सेम वे एज वी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। जैसे कि हमने एवरेज स्पीड निकाली थी उसी तरह से हमने निकाला था। तो इन केस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मान लिए किसी सब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है विद द यूनिफॉर्म रेट, देन द एवरेज ऑफ वेलोसिटी गिवन बाय द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ ए टाइम। इस केस में क्या होगा एवरेज वेलोसिटी कैसी होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी को ऐड कर लेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे 2 पर, क्योंकि ये 2 फैक्टर है। इनिशियल वेलोसिटी को जो शो किया गया स्मॉल यू के द्वारा शो किया गया है, और ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये इसका जो है, और फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल वी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इट इज आल्सो रिटन हियर वी एवरेज इज द वेलोसिटी एंड यूज द इनिशियल स्पीड एंड वी इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो स्पीड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट सेम रहेंगी मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे अपना नया टॉपिक स्पीड विद द डायरेक्शन। मीन्स
जब स्पीड को डायरेक्शन मिल जाता है तब वो क्या कहलाती है? कोई भी वस्तु जब एक डेफिनेट डायरेक्शन में जाती है तब उसकी स्पीड को हम वेलोसिटी कहते हैं। द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई बोथ एस्पेक्ट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज कॉल्ड द, नाउ वी कैन से वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है विच हैव द बोथ डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। जैसे कि इसमें बिल्कुल साफ लिख रखा है, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वेरी यूनिफॉर्म भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑब्जेक्ट स्पीड। जब हम ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम या ज़्यादा करेंगे तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? वेरिएबल हो जाएगी। यदि उसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को एक जैसा रखा जाए, बिल्कुल बदलना जाए, तब उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को यूनिफॉर्म बनाया जा सकता है। सो वी कैन से डैट ऑब्जेक्ट स्पीड्स कैन चेंज द वेलोसिटी इनटू यूनिफॉर्म और वेरिएबल फॉर्म, डायरेक्शन ऑफ द मोशन। और दूसरा है जब ऑब्जेक्ट मूविंग कर विद अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन ए वेरिएबल स्पीड। दूसरा टर्म है हम इसको जो चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्शन। वेलोसिटी को जब हम डायरेक्शन बदल देंगे तो इसकी जो स्पीड होगी वो अपोजिट हो जाएगी, जिससे वो कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम वेक्टर जो है वेलोसिटी है, इसकी स्पीड को हम यूनिफॉर्म बनाने के लिए हम स्पीड के द्वारा हम इसको चेंज कर सकते हैं। इट्स बी कैलकुलेट इन द सेम वे एज बी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। किसी ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी को ऐसे ही कैलकुलेट किया जा सकता है जैसे कि हमने एवरेज स्पीड को किया था। इन केस ऑफ वेलोसिटी ऑन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है जो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, देन एवरेज वेलोसिटी गिवन बाय, तब उसका एवरेज वेलोसिटी देने का फार्मूला क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी जो शुरू में वेलोसिटी थी प्लस फाइनल वेलोसिटी जो लास्ट मोमेंट पे वेलोसिटी बनी, उन दोनों को जोड़ लेना है और डिवाइड करना है 2 से। इनिशियल वेलोसिटी को हमने स्मॉल u के द्वारा प्रदर्शित किया गया है और फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल v के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो मैथमेटिकली v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस v डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट ध्यान देंगे यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी दोनों की एक सेम यूनिट्स है, दैट इज कॉल्ड मीटर पर सेकंड। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं कैसे हम निकालते हैं यहाँ पर। द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्टिंग ऑफ ए ट्रिप। कोई कार जा रही है और उसने जो कार के ओडोमीटर ने जब ट्रिप स्टार्ट हुआ तो उसकी रीडिंग कितनी थी? 2000 किलोमीटर थी। और जब उसने ट्रिप एंड किया, ख़त्म किया, उस समय कार की जो ओडोमीटर रीडिंग थी 2400 किलोमीटर हो गई। इफ़ द ट्रिप टुक 8 हॉर्स, यदि ट्रिप को जाने में लगभग 8 घंटे लगे तो उसकी एवरेज स्पीड निकालिए, कार की एवरेज स्पीड निकालनी है। देखिए ओडोमीटर सिंपली हमें बताता है डिस्टेंस कवर बाय कार और मोटरसाइकिल। इस केस में फाइनल क्या थी? फाइनल जो डिस्टेंस था कितना था? 2400 किलोमीटर। फाइनल था 2400 किलोमीटर और शुरू में कितना था? 2000 किलोमीटर। सो डिस्टेंस निकाला गया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, कितना आ गया ये? 400 किलोमीटर। और टाइम लगा इसको कार को ट्रिप पूरा करने के लिए 8 घंटे। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 8 हॉर, और काटने पर ये बन गया 50 किलोमीटर पर हॉर। इसी प्रकार अगर हमने मीटर पर सेकंड में निकालना हो तो हम इसको आराम से 50 डिवाइड बाय 18 से डिवाइड कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। उषा जो है एक 90 मीटर पूल में तैरती है। शी कवर्स 180 डिस्टेंस इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड बैक एट द सेम स्ट्रेट पाथ। वह एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस जाती है, पॉइंट जाती है, 180 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द उषा। उषा की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालिए। उषा ने डिस्टेंस कवर किया 1 मिनट में कितना? 180 मीटर। कितना किया? 180 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ उषा इन 1 मिनट 0 क्यों आया? क्योंकि उसने स्टार्टिंग पॉइंट से गई थी और मुड़कर ही वापस आ गई।
तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन कितनी होगी, स्टार्टिंग में 0 थी और फाइनल पोजीशन भी 0 थी, इससे डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया इसका, यहाँ पर 0 ही आ गया। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 180 मीटर डिवाइडेड बाय 1। सो इसको 60 डिवाइड करने पर बन गया 3 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी हियर इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया ऑलरेडी, वो है 0 डिवाइड बाई 60, डिवाइड करने पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली 0 ही बन जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज स्पीड ऑफ उषा इज 3 मीटर पर सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी इज 0। स्टूडेंट नोट करेंगे यहाँ पे वेलोसिटी 0 क्यों आई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम कैसे निकालेंगे किस दर से इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद द टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी ही रेखा में गति कर रहा है तब उसकी जो है मोशन कैसी है, वेलोसिटी कैसी रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। इन दिस केस चेंज वेलोसिटी ऑब्जेक्ट एट एनी इंटरवल टाइम इज 0। जब वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी विल बी 0। देन चेंज इन वेलोसिटी विल बी 0, चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बी 0 इक्वल टू 0। क्यों 0 होगी, बिकॉज वेलोसिटी इज ए यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी में किसी प्रकार का चेंज नहीं हो रहा, एक ही रेट से चली जा रही है। नेक्स्ट, द चेंज वेलोसिटी ऑब्जेक्ट इट इंटरवल 0। हाउएवर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब मोशन कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, यानी कहीं पर कम हो रहा है, कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, कहीं ज़्यादा हो रहा है। इस प्रकार के मोशन में वेलोसिटी जो होती है वेरी विद द टाइम, वेलोसिटी जो होती है कम या ज़्यादा टाइम के साथ साथ बदलती रहती है। इट हैज़ डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट इंस्टेंट। इसकी जो वैल्यू कैसी होती है, डिफरेंट वैल्यू होती है, अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम, अलग अलग टाइम पीरियड पर इसकी जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। दस चेंज ऑफ वेलोसिटी of object during an interval is not 0. Thus the change of velocity of the object during any interval of time is not 0. इस प्रकार की नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चेंज ऑफ वेलोसिटी किसी पॉइंट पे 0 नहीं होगा। तो ये हमने 2 पॉइंट नोट करे इस टॉपिक में अभी कि यूनिफॉर्म जो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म होती है तो चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 होता है, और जब ये नॉन यूनिफॉर्म होगी तो किसी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जो चेंज वेलोसिटी होती है वो 0 नहीं होती। इस प्रकार की बातों को समझने के लिए हमने एक नई क्वांटिटी ऐड करी है जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन इज द मेजर ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को किस रूप में मापते हैं, एक्सेलरेशन के रूप में मापते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। दिए गए टाइम पीरियड में वेलोसिटी में कितना चेंज आता है, इस प्रकार की क्वांटिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन। If the velocity of an object changes from initial velocity u to final velocity v in a given time period, then acceleration a will be expressed as a is equal to v minus u upon t. It means final position minus initial position. जो अंत में पोजीशन थी वेलोसिटी, ऑब्जेक्टिव वेलोसिटी, और फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, और उसको टाइम पीरियड से डिवाइड करेंगे, जो क्वांटिटी आएगी उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। जब मोशन इस प्रकार से चलेगा, इस प्रकार की मोशन हम कहेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, एक्सेलरेटेड मोशन जिसमें वेलोसिटी में चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, तो ऐसी मोशन क्या कहलाएगी, एक्सेलरेटेड मोशन। The acceleration is taken be positive if it is in the direction of the velocity. मान लीजिए कोई स्पीड जा रही है, इसको हॉट स्पीड मिल गई, इसी डायरेक्शन में स्पीड बढ़ा दी गई, तब ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसका एग्जांपल है जैसे हमारी गाड़ी 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है,
कार में हमने थोड़ा एक्सीलरेशन यानी एक्सीलेटर दबा दिया, उसकी स्पीड बढ़ गई, ठीक है, उसमें 10 किलोमीटर और ऐड कर रही, स्पीड से बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर पर की जो है वेलोसिटी बढ़ गई। अब वेलोसिटी से बढ़ रही है किस में, क्योंकि जब वेलोसिटी इंक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑलरेडी मूविंग ऑफ ऑब्जेक्ट, तब इस प्रकार का एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। जब हम सिंपली हम कार की एक्सीलेटर को दबाते हैं, इस केस में हमारा जो है एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा है व्हेन इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जब मूवमेंट जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वेलोसिटी के डायरेक्शन के नेगेटिव यानी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तब क्या कहलाएगा, इस प्रकार का एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम शो करते हैं रिटार्डेशन, टर्म है रिटार्डेशन। ये किसके बराबर है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। आई होप्स बच्चों आपको समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज द मीटर पर सेकंड। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट कितनी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इंटरवल टाइम देन द एक्सेलरेशन सेड टू बी यूनिफॉर्म। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म ढंग से बढ़ती है या कम होती है, तब उसको क्या कहेंगे, द मोशन सेड टू बी यूनिफॉर्म। इस केस में एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कोई भी वस्तु ऊपर से फ्रीली गिर रही है, उस पर किसी प्रकार की फोर्स नहीं है, इस प्रकार का एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सिंपली भाषा में कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऑन द अदर हैंड an object can travel with a non-uniform acceleration, then its velocity change at a non-uniform at rate. For example, if a car traveling, अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है, कार है, मूव कर रही है, अगर सीधी जा रही है तो सीधे चल रही है, लेकिन जैसे भीड़ आती है इसकी स्पीड कम करनी पड़ती है, फिर थोड़ी भीड़ कम होती है, थोड़ी बढ़ाता है, एकदम सड़क साफ हो जाती है, फिर उसकी जो है स्पीड बढ़ जाती है, यानी वेलोसिटी बढ़ जाती है अगर वो डायरेक्शन में जा रही है पर्टिकुलर। इस प्रकार के जो होगा एक्सेलरेशन कैसा कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस प्रकार के एक्सेलरेशन हमारा आएगा यूनिफॉर्म। तो स्टूडेंट आपको समझ आ गया एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन जो होता है द चेंज ऑफ वेलोसिटी इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इट गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज इट कॉल्ड द एक्सेलरेशन। और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो वो क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन दो प्रकार का होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का अच्छा एग्जांपल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वेलोसिटी ऑफ द कार इन ए गिवन टाइम। ओके, let's discuss an example starting from a position Rahul pedals his bicycle। राहुल अपनी बाइसाइकिल को स्टार्ट करता है शुरू में जब उसकी कार जो होती है, साइकिल होती है, रेस्ट पर होती है। 30 सेकेंड के अंदर उसकी जो बाइसाइकिल होती है वेलोसिटी होती है 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। देन ही अप्लाइज द ब्रेक सच दैट वेलोसिटी डिक्रीज ऑफ बाइसाइकिल कम डाउन 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। जैसे उसके सामने कोई वस्तु आती है वो ब्रेक मारता है, तो ब्रेक मारने पर साइकिल की जो वेलोसिटी होती है 6 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड आ जाती है विद इन 5 सेकेंड। ये टाइम दे रखा है। सो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन द बाइसाइकिल इन बोथ केसेस। दो केस बन गए यहाँ पर, स्टार्टिंग में जब उसने स्टार्ट किया तब निकालना है, दूसरा निकालना है जब उसने ब्रेक मारी तब एक्सेलरेशन निकालना है। इन द फर्स्ट केस इनिशियल वेलोसिटी कैसी थी, 0। राहुल ने जब साइकिल चलाई तो उसकी स्टार्टिंग में क्या थी, साइकिल रेस्ट पे थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसी थी, 0। जब उसने पैडल मारना शुरू किया 30 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड वेलोसिटी कितनी बढ़ गई,
6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द फाइनल पोजीशन। टाइम कितना लिएगा उसने? 30 सेकेंड। तो हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का फार्मूला सीधा है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड गिवन। सो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 और टाइम पीरियड कितना है? 30 सेकेंड। काटने पर ये डिवाइड करने 0.2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा एक्सेलरेशन। दिस इज द एक्सेलरेशन इन द फर्स्ट केस। सेकेंड केस में उसने ब्रेक मारी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? जब साइकिल चल रही थी उसने ब्रेक मारी। ब्रेक मारते समय स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी? जो साइकिल थी 4 मीटर पर सेकेंड पे थी, यानी इनिशियल पोजीशन। जैसे ही ब्रेक मारी उसकी साइकिल स्पीड कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड। तब उसकी फाइनल पोजीशन कितनी होगी? 4 मीटर। टाइम कितना लगा इस ड्यूरेशन में? 5 सेकेंड। इस केस में एक्सेलरेशन निकालना है हमने। फाइनल पोजीशन कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल 6 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय द टाइम पीरियड 5 सेकेंड। काटने पर कितना आ जाएगा? माइनस 0.4 सेंटीमीटर। दिस एक्सेलरेशन बाइसाइकिल इज फर्स्ट केस is equal to 0.2 per meter second. In the second case it is 0.4 meter second. In the second case the acceleration is the negative acceleration is क्या कहलाता है? स्टूडेंट ध्यान देंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या कहलाता है? सोच के बताइए, सोचिए। तो दिस इज कॉल्ड द रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन एक्टिव क्यों बना? क्योंकि जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, इसलिए रिटार्डेशन कैसे बन गया। अगर इसी को हम एक्सेलरेट करते तो ये पॉजिटिव भी बन जाता। कब? पैडल की स्पीड बढ़ाते। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ रहा होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन। स्टूडेंट हमने डिस्कस किया यहाँ पर मोशन के बारे में डिस्कस किया है। तो इमोशन को बेटर दिखाया जाता है कैसे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के। ग्राफिकल रिप्रेजेंट ग्राफ्स प्रोवाइड ए कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैरायटी ऑफ इवेंट। हमारे आसपास होने वाली बहुत सारी घटनाओं को जिनमें मोशन होता है उसको बहुत बढ़िया तरीके से बताया जाता है ग्राफ के द्वारा। आपने आजकल क्रिकेट मैच में देखा होगा कि वर्टिकल बार ग्राफ दिखाते हैं, जो टीम का रन रेट बताते हैं, स्ट्राइक रेट बताते हैं, एवरेज बताते हैं, सारी जानकारी देते हैं किस ग्राफ के द्वारा ही देते हैं। लाइन एस वी हैव स्टडीड इन मैथमेटिक्स स्ट्रेट लाइन ग्राफ हेल्प इन सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स होते हैं दे हेल्प इन लीनियर इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल। इस प्रकार ग्राफ जो होते हैं 2 वेरिएबल होते हैं। टू डिस्कस द मोशन एंड ऑब्जेक्ट we can use line graph. In this case line graph shows the dependence of one physical quantity such as distance और velocity। इस प्रकार के ग्राफ में आप डिस्कस करेंगे कि डिस्टेंस की टाइम पर डिपेंडेंस कैसी होती है, वेलोसिटी की कैसे होती है। तो पहला हमारा टॉपिक है इसमें डिस्टेंस टाइप ग्राफ। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद डिस्टेंस और इन ए गिवन टाइम पीरियड। हम इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर एक ग्राफ खींचेंगे। कौन से एक्सिस के? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के खींचेंगे। जो एक्स एक्सिस क्या है वो टाइम पीरियड बता रहा है 0 to 20, 40 एंड 60 सेकेंड्स मिनट्स में दिखा रहा है। और डिस्टेंस बता रहा है यहाँ पर वाई एक्सिस के 10, 20, 30 एंड 40 इन किलोमीटर्स में दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। स्टार्टिंग में ओ से स्टार्ट किया, उसके बाद ये आप देखेंगे ये जो लाइन चल रही है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चल रही है। ये लाइन कैसी? स्ट्रेट लाइन है। जब ग्राफ में इस प्रकार की स्ट्रेट लाइन होगी तो डेफिनेटली जो वेलोसिटी होगी, जो डिस्टेंस होगा यूनिफॉर्म होगा। डिस्टेंस कवर बाय टाइम, स्पीड होगी जिसकी वो कैसी होगी? यूनिफॉर्म होगी, बिकॉज इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। द पोर्शन ऑफ ओ बी, जो ओ बी बताता है, पोर्शन ओ और बी बता रहा है कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अब हमने देख लीजिए व्हाट इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द नाउ कैन यूनिफॉर्म रेट। इससे मैंने द पोर्शन शो दैट इट इज डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग विद यूनिफॉर्म रेट।
Note that you can use the term uniform velocity in place of uniform speed if you take magnitude of displacement along with the distance covered. अगर हम डिस्टेंस कवर करते हैं तो हम इसको वेलोसिटी ले सकते हैं. वी कैन यूज़ द डिस्टेंस ग्राफ. यहाँ पर देखिए हमने डिस्टेंस ग्राफ निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये 2 पॉइंट देख लेते हैं. मान लीजिए पॉइंट, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया. तो यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखना है और इसके रिस्पेक्ट वेलोसिटी कितनी होगी. ये टाइम देखिए, इसका ड्यूरेशन, ये यहाँ से देख लीजिए, एक टाइम पीरियड यहाँ हो गया. अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं और इस पे और इस पोर्शन को देख लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो गया, फाइनल पोजीशन कितनी हो गई, टाइम कितना हो गया 40. शुरू में कितना था 0. यहाँ पर डिस्टेंस कितना 0 और फाइनल कितना था 30. तो इसमें कैसे करना पड़ेगा हमको, 40 माइनस 10 एंड 60 माइनस 20, 60 माइनस 20, 40 माइनस 10, ये निकाल लीजिए एरिया. तो इस प्रकार से हम फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, जो टोटल जो डिस्टेंस होगा उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से. इस प्रकार से हम वेलोसिटी को निकाल सकते हैं. वी कैन आल्सो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन. इस प्रकार से हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकाल सकते हैं. किस प्रकार के, एक्सेलरेशन मोशन. देखिए इसमें मोशन कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन तो हो रहा है, साथ साथ एक्सेलरेशन भी हो रहा है. अब ये एंगल यहाँ पर देखिए, एक्सेलरेशन कम हो रहा है, यहाँ ज़्यादा हो रहा है. जितना ये एंगल बढ़ेगा उतना ही इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा. दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एक्सेलरेशन. नाउ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर मोशन ऑफ कार शोन इन ए फिगर. इस फिगर में ये कार जो मूव कर रही है इसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखाया रखा है. देखिए ये कैसा मोशन है, ये मोशन कैसा है, ये लाइन स्ट्रेट नहीं है बल्कि कर्व्ड लाइन है. तो दिस इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म. स्पीड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है. नोटिस शेप्स ऑफ ग्राफ इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर. जो पहले ग्राफ की शेप थी कैसी थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन यहाँ पर कैसी आ रही है, ये कर्व के रूप में आ रही है. इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन. दिस नेचर ऑफ ग्राफ शोज दैट नॉन लीनियर वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार विद टाइम. शो कर रहा है जो कार डिस्टेंस कवर कर रही है विद टाइम इन ए नॉन लीनियर मोशन. लीनियर मोशन नहीं है, नॉन लीनियर मोशन है और इट इज़ इन नॉन यूनिफॉर्म भी है. दिस मोशन इज आल्सो नॉन यूनिफॉर्म एंड नॉन लीनियर. दोनों बातें बता रहे हैं. स्टूडेंट, जिस प्रकार से हमने पहले ग्राफ डिस्कस किया था, अब हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद द टाइम और ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. कोई वस्तु में वेलोसिटी में वेरिएशन आ रही है विद द टाइम पीरियड, टाइम के साथ साथ उसमें वेलोसिटी में चेंज आ रहा है. दिस कैन बी इन स्ट्रेट लाइन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा भी बताया जा सकता है. इन दिस ग्राफ टाइम रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एक्सिस. टाइम को कहाँ दिखाया गया है, एक्स एक्सिस के द्वारा दिखाया गया है और वेलोसिटी को वाई एक्सिस के द्वारा दर्शाया गया है. ये 1 2 3 पॉइंट्स बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं इन हॉर में, 1 हॉर 2 हॉर 3 हॉर एंड 4 हॉर. इसी प्रकार वाई एक्सिस में 10 20 30 40 और 50 क्या बता रहे हैं, वेलोसिटी बता रहे हैं ऑब्जेक्ट की कि 10 इन किलोमीटर पर हॉर. अब हमने पर्टिकुलर पॉइंट्स में निकालनी हो, मान लीजिए ये पॉइंट्स है, ये देखिए इसमें कैसी वेलोसिटी है, इसमें स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है. क्या इसे क्या मानेंगे वेलोसिटी को, पहले बताइए, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है. इट विल बी द यूनिफॉर्म वेलोसिटी बिकॉज इट इज ए स्ट्रेट लाइन. क्या वेलोसिटी बदल रही है इसकी, ध्यान देंगे. यहाँ पर देखिए वेलोसिटी 40, यहाँ पर 40, यहाँ पर 40, यहाँ पर 40. तो ऑब्जेक्ट वास्तव में मूव ही नहीं कर रहा, रेस्ट कंडीशन पर है. यानी जो ऑब्जेक्ट है 40 था, शुरू में 40 था, 40 40 40. तो इसकी जो मोशन कैसी है, यूनिफॉर्म है, बदल नहीं रही.
वी कैन स्टडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय प्लॉटिंग इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस प्रकार के एक्सेलरेटेड मोशन को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा भी स्टडी कर सकते हैं। आइए देखिए इस प्रकार का वेलोसिटी ग्राफ देखिए नेक्स्ट टाइम का है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कार मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक कार है जो एक्सेलरेट कर रही है विद यूनिफॉर्म। तो इसमें जो लाइन कैसी दिख रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है। ये क्या शो कर रही है कि जो मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, लीनियर मोशन है। इसमें जो डिस्टेंस निकालना है, बिटवीन 2 पॉइंट निकालना है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कवर निकालना पड़ेगा। तो एरिया निकालने का फार्मूला क्या है, पहले इस एक्टिव निकाल लेंगे एरिया, और उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। एरिया कवर्ड बाय ए बी सी डी ई। तो कवर कैसे निकाल लेंगे, एरिया ऑफ इस शेप का निकाल लेंगे ए इंटू बी, बी इंटू ए बी इंटू बी सी, और इसका निकाल लेंगे 1/2 ए डी इंटू ई डी। इस प्रकार से हम एरिया निकाल कर इसकी जो वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। देखिए लुक हियर, ए बी इंटू बी सी प्लस 1/2 ए डी इंटू डी ई। In case this case velocity of non-uniformly accelerated motion velocity time graph have any shape, किसी प्रकार की शेप भी हो सकती है। ये देखिए यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन क्या इसकी जो वेलोसिटी समय के साथ कम हो रही है। इस प्रकार की वेलोसिटी को जो है नेगेटिव वेलोसिटी है, जो समय के साथ कम हो रही है। ये टोटली नॉन यूनिफॉर्म है। ये कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है। कभी वेलोसिटी बढ़ रही है तो कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है तो कभी कम हो रही है, बट दिस इज ए यूनिफॉर्म, लेकिन डिस्टेंस समय के साथ साथ कम हो रही है। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाता है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चलता है, उस कंडीशन में ये स्थिति लागू होती है। इक्वेशन ऑफ मोशंस कब लागू होती है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म, लगातार एक जैसा होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन में मूव होनी चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर कभी इक्वेशन नहीं बन सकती। जब भी क्वेश्चन आएंगे तो इसी बात पर आएंगे कि जो ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। इट इज़ पॉसिबल टू रेट इट्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड ड्यूरिंग द मोशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन सर्टेन टाइम इंटरवल बाय इक्वेशन नोन एज द इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन वे मोशंस हैं जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी होती है u, फाइनल वेलोसिटी v, और जो टाइम टेकन है उसके बाद डिस्टेंस टेकन है, इन आपस में कोई रिलेशन बताया जाता है। फॉर कन्वीनियंस, इस प्रकार से जो सुविधा के लिए हमने 3 प्रकार की इक्वेशन का निर्माण किया गया है। फर्स्ट, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यहाँ पर v क्या है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए, आइए समझते हैं एक बात को, सिंपल वे में समझते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वह मूव करता है। स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी क्या है, जो वेलोसिटी स्टार्टिंग में होगी उसको कहेंगे u। और उसके कुछ समय के बाद इसके हम देखा, ऑब्जर्व करा कि उसकी वेलोसिटी क्या बन गई, v वेलोसिटी होगी फाइनल। स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या होती है, u, और v वेलोसिटी होगी फाइनल, और जो समय लगा वो डैट इज़ कॉल्ड टाइम, और जो डिस्टेंस कवर किया डैट इज़ कॉल्ड s। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस भी हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। इट इज़ डोटेड बाय द स्मॉल s एंड इनिशियल वेलोसिटी। शुरुआत में जो वस्तु का एक्सेलरेशन था वो u होता है। फाइनल, जब हम ऑब्जर्व किया था फाइनल मूवमेंट पे, समय के अंत में इंटरवल, उस समय के इंटरवल के अंत में जो वेलोसिटी फाइनल थी वो v होती है। सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, s इज इक्वल टू u इंटू ए टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। और थर्ड इक्वेशन है 2as इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। जैसे मैंने आपको पहले बताया, समझाया था, u क्या है, u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब शुरुआती, जिससे कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है। किसके साथ, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर ए टाइम, जिस समय के लिए जाता है उसे t के द्वारा बताया गया है। और v इज़ द फाइनल वेलोसिटी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी।
एंड एस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। एस क्या है, वस्तु ने जो डिस्टेंस कवर किया है, जो दूरी कवर की है। ये डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम टी, जो टाइम दिया गया टी पे। दिस गिव्स द वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशंस। एंड इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन है, गिव्स द वेलोसिटी टाइम रिलेशन एंड सेकेंड रिप्रेजेंट द पोजिशन टाइम रिलेशन। थर्ड इक्वेशन जो बताती है, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द पोजिशन एंड द वेलोसिटी। So first equation shows the velocity time relation, and second, this is the first, and this is the first, and this is second, and this is third. So first shows the velocity time relation, and second shows the position time second, और third क्या दिखाती है, relationship between the position and velocity. This is the third equation. इस प्रकार से इक्वेशन क्या है, इनमें बीच में आपस में डिस्टेंस दिखाती है, जिससे हम इन चीज़ों को आराम से डिस्कस कर सकते हैं। आइए एग्जांपल समझते हैं। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेस्ट अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। एक जो ट्रेन है वो रेस्ट से स्टार्ट करती है। रेस्ट से मतलब कि इसकी जो शुरुआत में वेलोसिटी थी वो क्या थी, 0, एंड वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर हॉर इन 5 सेकेंड। टाइम क्या है यहाँ पर, देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 72 किलोमीटर लास्ट में, एंड टाइम गिवन इज 5 मिनट्स। 5 मिनट्स को सेकेंड में बदल गया, 60 × 5 300 सेकेंड्स बन गए। एंड एज्यूमिंग द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, ये माना जाए यदि उसका एक्सेलरेशन एक जैसा हो, देन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। इस वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए उतने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब हमें सब पता चल गया, इनिशियल पता चल गया 0 है, v क्या है 72 किलोमीटर है, ठीक है, एंड t इक्वल टू, इसको 72 किलोमीटर को हमने मीटर में बदल लिया, 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम को भी मिनट है, इसको सेकेंड में बदल लिया, 5 मिनट को हमने 300 सेकेंड के बराबर लिख दिया। अब इक्वेशन हम जानते हैं, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट हमें निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, v माइनस यू बराबर ए टी, v माइनस यू अपॉन ए टी इजकल टू द एक्सेलरेशन। दिस इज कम फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन से आया है, देखिए यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 300 सेकेंड। अब हम इसको कट करेंगे, कट करने पर आ जाएगा 1.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसका एक्सेलरेशन कितना था, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरा क्या पूछा गया है, डिस्टेंस। वी नो डैट 2a(s) बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 0। क्यों माना गया है, क्योंकि u इस जो u है इनिशियल वेलोसिटी, ट्रेन ने स्टार्टिंग में जब चली थी तो शुरुआत में इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, इसलिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी हमने। डिस्टेंस s इक्वल टू v माइनस स्क्वायर 0, तो 0 रह जाएगा, v स्क्वायर बराबर 2a आ जाएगा। वैल्यू पुट करने पर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाई 2 इंटू a का मान वैल्यू निकाल कितनी है, 1/15 मीटर पर सेकेंड, काटने पर बन जाएगा 3000 मीटर। इसको हम किलोमीटर बदलेंगे तो बन जाएगा 3 किलोमीटर। दस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन इज द 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड distance covered to attain this uniform velocity acceleration, this is called the distance is covered here 3 किलोमीटर। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर टू 36 किलोमीटर पर आवर in 5 seconds. Calculate the acceleration and the distance covered by द कार इन टाइम। एक कार है जो 18 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी,
तेज़ी से उसने स्पीड को बढ़ाया, 80 किलोमीटर पर हॉर से 36 किलोमीटर हो गई कितने समय में? 5 सेकंड में। सो वी आर द हेयर इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर हॉर थी और फाइनल वेलोसिटी कितनी बन गई? 36 किलोमीटर पर हॉर। और टाइम कितना है? 5 सेकंड। 80 किलोमीटर को हमने बदल दिया मीटर पर सेकंड में, 5 मीटर पर सेकंड आ गया और 36 किलोमीटर पर हॉर आ गया 10 मीटर पर सेकंड। फ्रॉम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। वी नो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड माइनस 5 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड। काटने पर ही आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन अटेन्ड बाय द कार in the above numericals. And second things asked here, distance covered by it. We know s बराबर ut plus 1 by s is equal to ut plus 1 by 2 at square. You know here u, next is question is the distance covered by the car in the, हमने distance निकाल लिया और u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड इंटू 5 सेकेंड, टाइम 5 सेकेंड है और 1/2 ए का 1 मीटर पर सेकेंड निकाल चुके हैं और टाइम 5 सेकेंड स्क्वायर। काटने पर बन जाएगा 25 प्लस 12.5 इक्वल टू 37.5 मीटर। सो एक्सेलरेशन कार ऑफ इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द डिस्टेंस कवर इज 37.5 मीटर। एक और अब देखते हैं एग्जाम्पल जहाँ पर इसका एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। द ब्रेक अप्लाइज टू ए कार। एक कार चल रही है, उस पर इमीडिएटली ब्रेक लगती है। इट प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जिस कार की दिशा में जा रही है उसके अपोजिट, इसका मतलब क्या है? कार पर ब्रेक लगाया गया है। कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस ड्यूरिंग टाइम दिस। इस समय के अनुसार जो है कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया। वी नो एक्सेलरेशन इज गिवन, नेगेटिव दिया गया। क्यों? बिकॉज इट इज़ अपोजिट टू डायरेक्शन। जब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। सो एयर इज ए इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, वी इज द फाइनल वेलोसिटी। हम जानते हैं ब्रेक मारने पर कार रुक जाती है, डेट्स वाई फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब हमने इक्वेशन मोशन का अप्लाई किया है, देखिए हमने कैसे यू किया है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। v इज इक्वल टू 0, u निकालना है, a -6 मीटर पर सेकेंड और टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड और u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। From equation we get, applying this values, we get 12 meter per second into 2 second plus 1/2 into -6 मीटर पर सेकेंड into 2 सेकेंड स्क्वायर। काटने पर आ जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इस पर आ जाता है 25 मीटर माइनस 12 मीटर इज इक्वल टू 12 मीटर। दस कार विल मूव 12 मीटर बिफोर इट स्टॉप्स आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। ब्रेक लगाने के बावजूद 12 मीटर दूर जाकर ही कार रुकेगी। इस प्रकार से हम एप्लीकेशन के यूज़ के द्वारा हम अलग अलग वैल्यूज को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वह मोशन जो चल रहा है लेकिन सर्कुलर यूनिफॉर्म। When we velocity on object changes, we can say object is accelerating। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी चेंज करता है, जैसी वेलोसिटी चेंज करता है हम कहेंगे कि ये एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन हो रहा है, जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन हो रहा है। द चेंज इन वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड। ये चेंज वेलोसिटी क्यों होता है? दो कारणों की वजह से होता है। नंबर एक, जब इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दें या इसका डायरेक्शन चेंज कर दे, दोनों या दोनों चीज़ चेंज कर दे, यानी मैग्नीट्यूड चेंज कर दे यानी इसकी पावर कम या ज़्यादा कर दें, या डायरेक्शन चेंज कर दे या दोनों चेंज कर दे, तो इन दोनों से क्या हो सकता है? एक्सेलरेशन जो है
कम या ज़्यादा हो सकता है, चेंज हो सकता है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर रेक्टेंगुलर पार्क है। कोई स्टूडेंट, कोई व्यक्ति कोई मूव करता है, यहाँ से ए टू बी में जाता है। जैसे ए टू बी में सीधा लेने जा रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्शन बदल लिया, इसलिए यहाँ पर इसका एक्सेलेरेशन चेंज हो गया। फिर यहाँ पर बदला एक्सेलेरेशन, फिर इसका एक्सेलेरेशन बदला, फिर इसका एक्सेलेरेशन बदला। इस एंगल में रेक्टेंगुलर पार्क में कितनी बार एक्सेलेरेशन बदला इसने? 1 2 3 एंड 4 टाइम्स। 4 टाइम्स इसने डायरेक्शन बदला। इसी प्रकार हेक्सागोनल एक शेप है, ट्रैक है, उसमें कितनी बार बदलेगा? 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम इसने डायरेक्शन बदला है। नेक्स्ट ऑक्टागोनल शेप्ड पार्ट ट्रैक। अब इसने कैसे बदला? ऑक्टागोनल शेप है, यानी 8 भुजाएं हैं इसकी, तो इसने 8 बार डायरेक्शन बदला होगा। इसी प्रकार कोई पार्क सर्कुलर है तो कितनी बार डायरेक्शन बदलेगा? आप सोचिए, हाँ आप सोचिए, ये डायरेक्शन कितनी बार बदलेगा? ये डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे बदलेगा। इस पॉइंट पे होगा तो इस पॉइंट पे हो जाएगा, इस पॉइंट पे होगा तो इस पॉइंट पे। देखिए, समझते हैं इसको ध्यान से, कैसे बदलता है डायरेक्शन इसका। इस पॉइंट पे जा रहा है तो सीधा डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, अगर इस पॉइंट पे है तो ऐसे हो जाएगा, इस पॉइंट पे है तो सीधा ऐसे हो जाएगा, इस पॉइंट पे है तो ऐसे। असंख्य बार इसकी जो है दिशा बदलती रहेगी, डायरेक्शन बदलती रहेगी, हर एक पॉइंट पे इसका जो डायरेक्शन है बदलता रहेगा। सो मोशन इन ए सर्कुलर पाथ इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बट it is also always changing with the changing acceleration is changing. Why? Because it changing direction at every time. देखिए यहाँ पर देखा आपने, इधर से बदला है। और जो पॉइंट्स होता है वो हमेशा किस डायरेक्शन में होता है? 90 टेंजेंट होता है, इसके बराबर 90 डिग्री का कोण बनाता है। हर पॉइंट के नजर जब भी बदलेगा तो ये 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा, टेंजेंट टू दिस। सो इस शेप में देखा हर बार बदलता जा रहा है। द मोशन ऑफ एथलीट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ देयरफॉर इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। नो डाउट एक जैसी स्पीड है इसकी, लेकिन एक्सेलरेशन इसका कैसा हो रहा है? लगातार बदल रहा है। एक्सेलरेटेड मोशन इज एक्सेलरेटेड। वाई? सोचिए क्यों? क्योंकि हर बार जो है सबसे ज़्यादा दिशा बदलता जा रहा है, हर एक पॉइंट पे ये बदलता जा रहा है। सो मोशन इन ए सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज ए एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। वी नो द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रेडियस इज गिवन बाय 2 पाई आर। ये पूरा पाथ है, इसका सर्कमफ्रेंस निकालना है तो कैसे होता है? 2 पाई आर निकलता है। इफ एथलीट टेक्स t सेकेंड टू गो वंस अराउंड द सर्कुलर पाथ, एक चक्कर पूरा करने में t सेकेंड लेता है, देन द रेडियस r होता है, तब इसकी स्पीड क्या दी जाएगी? v इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। जितना डिस्टेंस है कवर किया है उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, तब इसकी जो है स्पीड आ जाएगी, v स्पीड निकल जाएगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इन मूव सर्कुलर पाथ यूनिफॉर्म स्पीड, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में, चाहे इसकी स्पीड यूनिफॉर्म क्यों ना हो, इट विल बी कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एक्सेलरेटेड मोशन। देखिए एक एग्जांपल बात डिस्कस करते हैं हम। एक यहाँ पर एक पीस ऑफ थ्रेड एंड टाई ए स्मॉल पीस ऑफ स्टोन, एक रस्सी या धागा लीजिए मजबूत, उसके एक सिरे पर बड़ा सा पत्थर लगा देना है, वन साइड ऑफ इट एंड, और उसको पकड़कर तेज़ी से घुमाइए, हाथ से तेज़ी पर घुमाइए। आप देखेंगे जो पत्थर है वो कैसा पाथ करता है? सर्कुलर पाथ अटेन करता है, सर्कुलर पाथ अटेन कर रहा है। सपोज करो हम किसी पॉइंट पे छोड़ेंगे, मान लीजिए इस पॉइंट पे छोड़िए, ये तो पत्थर सीधा इस दिशा में जाएगा। जब इस दिशा में छोड़ेंगे, पॉइंट पे छोड़ेंगे तो इस दिशा में जाएगा। ठीक है, दिशा यही है, अगर इस दिशा में जा रहा है, ये डायरेक्शन है। किसी पॉइंट पे लीजिए, चाहे इस पॉइंट पे लीजिए, तो इससे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, टेंजेंट का कोण बनाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले समझा रखा है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स
हमने अपना जो है लेसन मोशन कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बढ़िया समझ आया होगा।